और महाराष्ट्र में जो मतदान हो रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे दो और सहयोगी हमारे साथ हैं। रौनक कुकड़े हैं बांद्रा मुंबई से और बारामती से जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं। रौनक, बांद्रा आप ऐसे इलाके में हैं जो मुंबई का एक पॉश इलाका माना जाता है और जो पॉश इलाके हैं वहीं से सबसे ज़्यादा निराश करने वाली खबरें आती हैं कि मतदान सबसे ज़्यादा उन्हीं इलाकों में कम रहता है। तो आपके इलाके में क्या स्थिति है? जी देखिए सुशील जी, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि पॉश इलाकों में मतदान की जो संख्या है या फिर ये कहें कि परसेंटेज अमूमन कम रहता है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब तक जो जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, दोपहर 1 बजे तक मुंबई में ख़ास तौर से उपनगर के इलाकों में केवल 30% ही मतदान हुआ है और ओवरऑल मुंबई का अगर एवरेज देखें तो 27% ही मतदान हुआ है, जो कि वैसे अगर देखें तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां कर रखी थी, लोगों को बताया था कि आप घर से बाहर निकले, प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं तो जो पोलिंग बूथ की संख्या लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि ज़बरदस्त धूप होने के बावजूद लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और जिसकी वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई पॉलिटिकल पार्टीज ने शिकायत भी की, इसलिए इस बार पोलिंग बूथ की संख्या लगभग डबल कर दी गई है। भीड़ तो पोलिंग बूथ पर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही क्योंकि संख्या ज़्यादा बढ़ा दी गई है इसीलिए, लेकिन अगर वोटरों की संख्या देखें तो अभी भी उतना टर्नआउट दिखाई नहीं दे रहा जितना कि होना चाहिए। पिछले बार की अगर बात की जाए तो मुंबई यानी 2019 में भी मुंबई सबसे फिसड्डी रहा था अगर वोट परसेंटेज की बात करें ओवरऑल महाराष्ट्र के मुकाबले। तो ऐसे में इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि धीरे धीरे शाम को ये थोड़े से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलेंगे और मुख्य तौर पर वोट जो है पिछले बार का रिकॉर्ड अपना मुंबई तोड़ेगी। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में ऐसा हो पाता है। जी, और यही सबसे दरअसल देखने वाली बात होती है कि कब इन इलाकों के, ख़ास तौर पर जिन्हें पढ़ा लिखा इलाका माना जाता है, पैसे वाले लोग जहाँ रहते हैं, वो मतदान करने कब निकलेंगे। क्योंकि जब बात करने की बात होती है तो सबसे ज़्यादा वही लोग कहते हैं कि भाई लोकतंत्र जो है उसमें शामिल होना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हैं। जितेंद्र, आप बारामती में हैं जो एक तरह से महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा गढ़ है और यहीं पवार परिवार बंटा हुआ है। तो क्या ये जो एनसीपी का आपसी द्वंद्व है यहाँ मतदान के दौरान दिखाई दे रहा है बारामती में? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो सुशील जी मैं आपको ये बता दूं कि रौनक ने जो निराशाजनक खबर दी मुंबई से, वैसा ही कुछ सूरत हाल बारामती का भी है। यहाँ पर भी 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है मतदान के फीसदी का, वो मात्र 33% है और कई पोलिंग बूथ्स का हमने दौरा किया और हमने पाया कि इक्का दुक्का लोग ही वहाँ पर वोट करने के लिए खड़े हैं और कई मतदान केंद्र तो बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, बिल्कुल सन्नाटा है। ये बिल्कुल इसके विपरीत है जो हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव गर्मी के मौसम में हुए थे, लेकिन इसके बावजूद तमाम मतदान केंद्रों पर हमने भारी भीड़ देखी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान हम ऐसी कोई भीड़ नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सुबह के वक्त में कई मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी कतारें दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब वैसा दोपहर होते होते नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि शाम को 6 बजे तक मतदान है, तब तक में शायद मतदान का फीसदी जो है बढ़े। अब आप जो बात कर रहे हैं कि ज़मीन पर जो लड़ाई हो रही है चाचा और भतीजा की, तो यहाँ पर 2 चाचाओं की और 2 भतीजों की लड़ाई हो रही है। एक तरफ शरद पवार और अजीत पवार, जिनकी दोनों पार्टियां आपस में पूरे महाराष्ट्र भर में भिड़ रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं अगर बारामती सीट की ही बात की जाए तो यहाँ अजीत पवार को चुनौती उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार ने दी है और दोनों ही लोग, अजीत पवार भी और युगेंद्र पवार भी, सुबह से इन्होंने जल्दी सुबह सबसे पहले अपना मतदान कर दिया। 7 बजे अजीत पवार मतदान केंद्र के भीतर थे अपने परिवार के साथ और कुछ देर बाद ही युगेंद्र पवार भी पहुंच गए। इन्होंने अपना मतदान निपटाया और अब पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, उनको घरों से बाहर निकलकर मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं। इस बीच में खबर यह आई कि यहाँ का बारामती का भिगवान चौक नाम का इलाका है, वहाँ पर यह आरोप लगाया शर्मिला पवार ने कि उनके जो कार्यकर्ताओं को, यानी कि शरद पवार वाली एनसीपी के कार्यकर्ताओं को अजीत पवार वाली एनसीपी के कार्यकर्ता
डरा धमका रहे हैं, और ना केवल डरा धमका रहे हैं बल्कि जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह के आरोप भी यहां पर लगे हैं, जिसकी वजह से मामला कुछ देर के लिए काफी तनावपूर्ण हो गया था। इसके बाद अजीत पवार ने अपनी सफाई दी और अजीत पवार ने यह कहा कि ये सारे आरोप गलत हैं, इस तरह का कोई भी काम जो है उनकी कार्यकर्ताओं की ओर से नहीं किया गया और सीसीटीवी से को देखकर इस बात की जांच कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर यहां अगर बारामती की बात करें तो बारामती उन चुनिंदा हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है जिन पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को जब ईवीएम मशीनें खुलती हैं तो यहाँ पर जीत चाचा की होती है या फिर भतीजे की। जी बिल्कुल जितेंद्र, बारामती की जो सियासी लड़ाई जी है वो जितनी गर्म है, मतदान का प्रतिशत उतना ही ठंडा वहाँ लग रहा है। कुछ वजह है, हम आपसे और बात करेंगे। हमारे साथ बीड से हमारे सहयोगी सुनील सिंह हैं। सुनील, मुंडे परिवार का गढ़ रहा है बीड, और यहाँ क्या वही स्थिति है जो हमने बांद्रा में देखी, या जो जितेंद्र बारामती में बता रहे हैं कि लोग मतदान करने उस तादाद में नहीं निकल रहे हैं जिस तादाद में उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए सुशील जी, मैं इस समय बीड के परली शहर में हूँ, परली विधानसभा क्षेत्र में, और परली शहर के भी गांव में हूँ, जो पुराना परली जो है वहाँ पर एक मतदान केंद्र पर। वैसे आप पीछे मेरे देखेंगे तो आपको लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये हॉल है और हॉल के अंदर जो है कि 3 अलग अलग बूथ हैं, तो जो भी आता है अंदर वो चला जाता है, तो भीड़ यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो मतदाता आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसे इलाकों में मैं गया तो जहाँ पर छोटे पोलिंग बूथ है, वहाँ पर बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष कतार लगाए देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कितने पोलिंग बूथ है और किस तरह की संख्या है, उस आधार पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि कितनी भीड़ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस तरह से बाहर जिस तरह से उत्साह आम चुनाव में दिखता है, उस तरह से उत्साह लोगों में फिलहाल नहीं दिखाई पड़ा है प्रचार के दौरान भी। लेकिन ये माना जा रहा है कि बड़ा ही अंडर करंट बातें चल रही है, ये है। लेकिन इसी के साथ हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में टकराव की घटनाएं लेकिन यहाँ पे भी हो रही है। जैसे कि सुबह जो है कि एनसीपी शरद पवार के जो उम्मीदवार हैं राजेश साहेब देशमुख, उन्होंने एक आरोप लगाया कि धर्मपुरी जो मतदान केंद्र है वहाँ पर फर्जी वोट डाले जा रहे थे, सीसीटीवी बंद कर दी गई थी। हालांकि तब धनंजय मुंडे ने उस बात को ये कहकर टाल दिया, कहा कि जब विपक्षी जब हारते हैं तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। लेकिन उसके बाद जो दो खबरें आई, एक आई कि बैंक कॉलोनी के पास से, जहाँ पर कि माधव जाधव करके जो एनसीपी शरद पवार के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पिटाई धनंजय मुंडे के समर्थकों ने कर दी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और उसके कुछ देर के बाद हमें असर दिखा कि माधव जाधव जिस गांव में रहते हैं खाद नंदूर, वहां पर पोलिंग बूथ में जाकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। कुछ देर के लिए उससे मतदान जो है रुक गया था। लेकिन धनंजय मुंडे अभी कुछ देर पहले यहाँ आए थे और यहाँ पर मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि जानबूझकर जो विरोधी हैं वो दहशत फैला रहे हैं और इस तरह से वोटिंग को प्रभावित करना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करेंगे। यानी चुनाव भले ही मंथर गति से चल रहा है, लोग मतदान करने के लिए बड़े धीमे गति से निकल रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो है कि एक तरह से टकराव देखने की स्थिति यहाँ पर मिलाई पड़ रही है। हालांकि वैसे देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति जो है धनंजय मुंडे के पक्ष में ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो यहाँ के कृषि मंत्री हैं, और इस समय पंकजा मुंडे जो हैं साथ में हैं, यानी कि भाई बहन दोनों साथ में हैं, और गोपीनाथ मुंडे का ये गढ़ रहा है। तो उस लिहाज से माना जा रहा है कि उनका पलड़ा भारी है। और वही धनंजय मुंडे यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि विरोधियों को लग रहा है कि चूंकि वो हार रहे हैं तो जानबूझकर इस तरह की माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, दहशत का वातावरण बनाना चाह रहे हैं ताकि मतदान प्रभावित हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर लब्बलुआब ये निकला है कि मतदान उतना नहीं हो रहा, उतना उत्साह महाराष्ट्र में नहीं है, ख़ासतौर पर शहरी इलाकों में, जैसा होना चाहिए।